वेस्ट बंगाल भारत के उन राज्यों में शामिल है आज जिसने भारत को सबसे लंबे और सबसे स्टेबल चीफ मिनिस्टर्स दिए हैं। बंगाल की सरकार कभी भी जनता की सगी नहीं रही है, पर चुनाव ब्रिटिश इंडिया के टाइम यानी 1920 से ही शुरू हो गया था। चुनाव होता तो था पर पूरी पावर वाइसरॉय के हाथ में होती थी। 1946 में आज के अफगान से लेकर बांग्लादेश तक 16 प्रोविंस थे, लेकिन आजादी से पहले पूरा बंगाल मुस्लिम कम्युनिटी को दे दिया गया, तो डायरेक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट को वहां का प्रीमियर नियुक्त कर दिया गया। बीजेपी इसी तरह से दोबारा पूरे देश में इलेक्शन कराना चाहती है। बाकी सारा एरिया बिहार से बंगाल असेंबली में ट्रांसफर कर दिया गया था। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और यही वो समय होता है जहाँ से बंगाल की स्थिति नाजुक होनी शुरू होती है और बंगाल की पूरी गवर्नेंस को हिला के रख देते हैं। सरकार गिरने के बाद 280 सीटों पर फिर से इलेक्शन होता है और 9 फरवरी 1969 को 5th असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आता है और पूरा तख्ता पलट जाता है। ज्योति बासु जो कि सीपीआईएम के लीडर होते हैं, उनकी पार्टी 80 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है, जिस वजह से इस बार सीपीआईएम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ आईएनसी ने प्रफुल्ल चंद्र सेन की लीडरशिप में इस बार और खराब परफॉर्म किया होता है और सिर्फ 55 सीटों पर इस बार जीत हासिल कर पाती है। वहीं बंगला कांग्रेस अपनी सीटों पर बनी रहती है और 33 सीट्स पर फिर से जीतती है, पर बहुमत किसी के भी हाथ नहीं बनती। हिस्ट्री में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस बंगाल में ओपोजिशन बन जाती है, क्योंकि सीपीआईएम और बंगला कांग्रेस और सीपीआई ये तीनों मिलकर बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश कर देते हैं, जिसमें 25 फरवरी 1969 को अजय मुखर्जी फिर से बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और सबसे बड़ी पार्टी के लीडर ज्योति बासु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आपको बता दूं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दरअसल ये नाम आगे चलकर बंगाल का सबसे बड़ा नाम बनने वाला था। हालांकि अजय मुखर्जी सीएम तो बनते हैं, पर तीनों पार्टी की विचारधारा एकदम मेल नहीं खाती, जिसका नतीजा कुछ ही दिनों में एक बार फिर से बंगाल में सरकार गिर जाती है। तीनों पार्टियों के बीच काफी ज्यादा उठापटक शुरू हो जाती है और तीनों में से कोई भी पार्टी के लीडर किसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते और फिर से 19 मार्च 1970 को बंगाल में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है, 2 अप्रैल 1971 तक। और आपको बता दूं, किसी भी स्टेट में जब परसेंट रूल लगता है तो उसकी विकास, उसके कार्य, उसके स्कीम सब रुक जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है स्टेट धीमी धीमी पीछे जाना शुरू हो जाता है। परसेंट रूल चलता रहता है और नेक्स्ट इलेक्शन अनाउंस होता है और 17 फरवरी 1971 को रिजल्ट आता है और सीपीआईएम 113 सीट जीतकर फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनती है। वहीं दूसरी तरफ 105 सीट जीतकर आईएनसी फिर से बंगाल में जोरदार वापसी करती है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बंगला कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है, क्योंकि अजय मुखर्जी हर बार सरकार चलाने में असमर्थ हो रहे थे, जिस वजह से बंगाल कांग्रेस को 1971 में सिर्फ 5 सीट मिलती है। इसके बावजूद आईएनसी के अगेंस्ट सरकार बनाने के लिए ज्योति बासु ने, जो कि सीपीआईएम के लीडर थे, बंगाल कांग्रेस के अलावा 5 और पार्टी से गठबंधन कर लिया और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, जिसमें अजय मुखर्जी को तीसरी बार सीएम बनाया गया, सबसे कम सीट होने पर भी। नतीजा, बंगाल की हालत फिर से बुरी। मतलब 2 अप्रैल 1971 को सरकार बनी और 29 जून 1971 को सरकार फिर से गिर गई, वो भी सिर्फ 88 दिनों में। बताया जाता है कि बंगाल का 1971 का चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा खूनी चुनाव था, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मारे गए। वहीं सीपीआईएम ने दावा किया कि उसके 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। वहीं अदर पार्टीज के 3 विनिंग कैंडिडेट भी इस इलेक्शन के बीच में ही अपनी जान गंवा देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि एक तरफ तो ये इलेक्शन वैसे ही इतना खूनी होता है, ऊपर से जब सरकार भी बनती है तो मोस्ट अनस्टेबल सरकार बनती है, यानी किसी के पास कोई बहुमत नहीं। नतीजा, 29 जून 1971 से 20 मार्च 1972 तक वेस्ट बंगाल में तीसरी बार परसेंट रूल लागू हो जाता है, जिसमें कई दंगे भड़कते हैं और 1972 में फिर से असेंबली इलेक्शन अनाउंस होता है। वैसे तो वेस्ट बंगाल में ये 4th असेंबली इलेक्शन ही चल रहा था, पर अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण 20 सालों में ये 7वीं बार चुनाव हो रहा था वेस्ट बंगाल में। फिर से इलेक्शन अनाउंस होता है और काउंटिंग डेट रखी जाती है 11 मार्च 1972 की। आगे चलने से पहले आपको बता दूं, इस बार के इलेक्शन से पहले राजनीति की गलियों में 2 बड़े उलटफेर हुए। पहला, बंगाल कांग्रेस, जिसके एक्स सीएम अजय मुखर्जी थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से हाथ मिला लिया। और दूसरी घटना ये हुई कि इस बार बंगाल में 14 सीट बढ़ गई, यानी इस बार इलेक्शन 280 नहीं 294 सीट पर होना था और सरकार बनाने के लिए जरूरत थी 148 सीट की। बता दूं आपको, इस बार इलेक्शन में 3 बड़े लीडर उतरते हैं। आईएनसी के लीडर सिद्धार्थ शंकर रॉय, सीपीआईएम के लीडर ज्योति बासु और सीपीआई के लीडर विश्वंत मुखर्जी। ये तीनों आपस में टकराते हैं। आपको याद दिला दूं, ये वही समय था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी, जिससे वेस्ट बंगाल की गलियारों में कांग्रेस की चर्चाएं दोबारा तेज हो गई थी और इसका असर साफ इलेक्शन में दिखा। आईएनसी भारी बहुमत के साथ 216 सीट जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआई 35
और CPIM सिर्फ 14 सीट जीतती है और इलेक्शन जीतते ही INC 5 साल बाद फिर से अपनी सरकार बनाती है। यानी कांग्रेस के लीडर सिद्धार्थ शंकर रॉय को वेस्ट बंगाल का CM अनाउंस करती है, जो बंगाल के 5वें CM बनते हैं। आपको बता दूं, CPI ने भी INC को सपोर्ट दे दिया था, जिस वजह से अब कांग्रेस के पास 294 में से 256 सीटों पर बहुमत थी। बंगाल के 5th CM SS राय 20 मार्च 1971 से 30 मार्च 1977 तक लगातार CM बने रहते हैं, यानी 5 साल 41 दिनों तक। वहीं दूसरी तरफ देश में इमरजेंसी भी लग गई थी। आपको बता दो, 30 अप्रैल 1977 को बंगाल में चौथी और अब तक का आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन का कारण इस बार स्टेट नहीं सेंट्रल थी। दरअसल इमरजेंसी खत्म होती जनता पार्टी इलेक्शन जीत कर आती है और आर्टिकल 356 का यूज करके 9 राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है उसे बर्खास्त कर वहां पे परसेंट रूल लगा देती है, और वेस्ट बंगाल भी उन्हीं में से एक था। ये परसेंट रूल नेक्स्ट इलेक्शन तक रहता है, यानी 21 जून 1977 तक। एक तरफ परसेंट रूल चल रहा था, दूसरी तरफ इलेक्शन अनाउंस होता है और 14 जून 1977 को रिजल्ट यानी काउंटिंग होती है। इस बार सबसे बड़ी पार्टी मुंह के बल गिरती है, यानी कांग्रेस। आपको बता दूं, इस बार सिर्फ 20 सीट पर बढ़त बना पाती है कांग्रेस। वहीं आपको बता दूं, पहली बार बंगाल इलेक्शन में आई जनता पार्टी 29 सीटों पर जीत दर्ज करती है। वहीं CPIM यानी ज्योति बासु की सरकार काफी लंबा छलांग लगाती है और 178 सीट्स पर जीतकर बंगाल में बहुमत प्राप्त कर लेती है। दूसरी तरफ लेफ्ट विंग के साथ हाथ मिलाकर 293 में से 231 सीटों पर गठबंधन की सरकार बना लेती है। लेफ्ट विंग इन सारी पार्टीज के गठबंधन को बोला जाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। और ज्योति बासु, जो कि आगे चलकर बंगाल के लॉन्गेस्ट टर्म CM भी बनते हैं, वो 21 जून 1977 को बंगाल के छठे चीफ मिनिस्टर की शपथ लेते हैं और आते ही बंगाल की पूरी हवा ही बदल देते हैं। सरकार पूरे 5 साल चलती है और 1982 में फिर इलेक्शन होता है। 15 मार्च 1982 को इलेक्शन शुरू होता है और 19 मई 1982 को रिजल्ट आता है। पिछली बार से 4 सीट कम पर बहुमत CPIM को ही मिलती है, वो भी 178 विनिंग सीट के साथ। वहीं कांग्रेस इस बार 49 सीट जीतने में कामयाब रहती है, यानी इस बार कांग्रेस स्टेट की सबसे बड़ी अपोजिशन बनती है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पहली बार बंगाल में इलेक्शन लड़ती है 52 सीटों पर एक भी सीट नहीं जीत पाती है। और वेस्ट बंगाल में ज्योति बासु ही CM बनते हैं और बहुमत के कारण अपना सेकंड टर्म भी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। समय आता है 1987 का, यानी 8th स्टेट असेंबली इलेक्शन का। वोटिंग शुरू होती है और काउंटिंग डेट रखी जाती है 10 अप्रैल 1987। कांग्रेस लास्ट इलेक्शन से 9 सीट कम, यानी इस बार 40 सीट जीतकर स्टेट की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बनती है। वहीं CPIM लगातार तीसरी बार 187 सीट के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है और ज्योति बासु, जो कि ऑलरेडी 2 बार CM बन चुके थे, लगातार तीसरी बार वेस्ट बंगाल के CM बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति बासु की सरकार CPIM लेफ्ट विंग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बना लेती है, यानी इस बार लेफ्ट विंग के पास 294 में से 251 MLA होते हैं, मतलब पावरफुल मिनिस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। हालांकि इससे बंगाल को काफी चोट पहुंची, पर यह डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते कि ज्योति बासु के टाइम में बंगाल कैसे पिछड़ा, तो आप कमेंट में बासु लिखकर कमेंट करिए। 250 कमेंट आते ही हम इस पर वीडियो जरूर लाएंगे। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। इस इलेक्शन के बाद पूरे 5 साल सरकार बहुत स्मूथली चलती है और देखते ही देखते 1991 आ जाता है। इस बार इलेक्शन थोड़ा पहले कर दिया गया, यानी 1991 में ही करा दिया गया, जबकि ये कार्यकाल फरवरी 1992 तक का था। पर बंगाल सरकार ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव पहले कराने का अनुरोध किया था, क्योंकि इस वक्त भारत में जनरल इलेक्शन भी और दूसरी तरफ ज्योति बासु का एक स्ट्रेटेजी भी, जिसका रिजल्ट उन्हें बहुत प्यार से दिखा भी इस इलेक्शन में। हालांकि ज्योति बासु की इस बात को इलेक्शन कमीशन मान लेती है और बंगाल इलेक्शन 1992 से 1 साल पहले 1991 में ही करा दिया गया, जिसका रिजल्ट डेट 24 अप्रैल 1991 रखा गया। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस को लग रहा था कि इससे उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, एक साथ डबल कैंपेन हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना पावरफुल कैंपेन होने के बाद भी पिछली बार से सिर्फ 3 सीट ज्यादा, यानी 1991 में कांग्रेस सिर्फ 43 सीट ही जीत पाई। और दूसरी तरफ लगातार चौथी बार ज्योति बासु ने 182 सीट जीतकर फिर से बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल कर ली और लगातार बंगाल के CM बने रहे। ये उनका 4th टर्म था एज अ CM इन वेस्ट बंगाल। हर पार्टी के लिए उनको हराना लगभग असंभव होता जा रहा था। हर बार की तरह इस बार भी CPIM और लेफ्ट विंग पार्टी मिलकर 294 में से 245 सीट, यानी फुल मेजोरिटी के साथ बंगाल में पावरफुल वन साइडेड गवर्नमेंट बना लेती है, जिसका कोई दमदार अपोजिशन नहीं था। आपको बता दूं, BJP 1991 में 291 सीटों पर लड़ती है, पर लगातार तीसरी बार कोई खाता नहीं खोल पाती है। बंगाल में कोई भी पावरफुल अपोजिशन ना होने के कारण ज्योति बासु स्मूथली अपना 4th टर्म भी पूरा कर लेते हैं। और अब वक्त आता है अगले स्टेट असेंबली का। इस बार भी स्टेट असेंबली जनरल इलेक्शन के साथ ही अनाउंस किया जाता है और
रिजल्ट डेट 13 मई 1996 रखी जाती है। इस बार कांग्रेस नई तरीके से उतरती है, अपना नया लीडर बनाती है, नया पोर्टफोलियो लाती है और 10th स्टेट असेंबली इलेक्शन में अपना फुल पावर लगा देती है। और इतनी पावर लगाने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, इसका रिजल्ट भी कांग्रेस को मिलता है, पर सरकार बनाने की उम्मीद फिर भी टूट जाती है। हालांकि लास्ट इलेक्शन से 39 सीट के साथ बढ़त बनाती है, पर टोटल इस बार भी सिर्फ 85 सीटों पर ही सिमट जाती है कांग्रेस, क्योंकि आपको बता दूं सरकार बनाने के लिए अभी भी 148 सीटों की जरूरत थी। इसलिए आईएनसी सरकार तो नहीं बना पाती, पर अपोजिशन में इस बार पावर थी। वहीं एक्स सीएम और सीपीआईएम के लीडर ज्योति बासु 5वीं बार इतिहास रच रहे थे। हालांकि पिछले इलेक्शन से 29 सीट कम जीते हैं, लेकिन फिर भी 153 सीट जीतकर ज्योति बासु की पार्टी इस बार भी पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है और ज्योति बासु कॉन्सिक्यूटिवली 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हैं। वहीं सीपीआईएम अपने अलायंस के साथ मिलकर 203 सीटों पर अपना दावा पेश करता है और फिर से फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बना लेते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्योति बासु बहुत पावरफुल हो चुके थे और उनकी पार्टी की इच्छा थी कि ज्योति बासु को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए, पर सीपीआईएम के उस समय के सुप्रीम लीडर ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। वहीं दूसरी तरफ 6 नवंबर 2000 को ज्योति बासु ने वेस्ट बंगाल के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही ज्योति बासु 23 साल 138 दिनों तक लगातार चीफ मिनिस्टर बने रहने वाले इंडिया के फर्स्ट लॉन्गेस्ट टर्म सीएम बन गए। बाद में पवन कुमार चमलंग ने 2018 में ज्योति बासु का ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, लेकिन ज्योति बासु आज भी बंगाल के सबसे लॉन्गेस्ट टर्म चीफ मिनिस्टर है। आपको बता दो ज्योति बासु जितनी बार भी जीते हैं वो 5 बार एमएलए सदकछिया से ही बने थे। वेल ज्योति बासु के रिजाइन करते ही 6 नवंबर 2000 बंगाल को अपना 7वां चीफ मिनिस्टर मिल जाता है, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो कि सीपीआईएम के ही सीनियर लीडर थे। ये सरकार भी अपना टर्म स्मूथली कंप्लीट कर लेती है। वक्त आता है 11th स्टेट असेंबली इलेक्शन, जिसकी पोलिंग डेट 10 मई 2001 होती है और काउंटिंग या कहे तो रिजल्ट डेट होती है 13 मई 2001। वेल फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले आपको बता दूं ये वही इलेक्शन है जिसमें आज के बंगाल की सबसे पावरफुल पर्सन की एंट्री होती है। समझ तो गए ही होंगे आप लोग, और जो भी समझ गए हैं वो सही समझे हैं। हम बात करें करंट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की। हालांकि ममता बनर्जी की यहाँ एंट्री तो हो गई थी, लेकिन अभी उनका वक्त नहीं आया था। हालांकि दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि हम ममता दीदी की इलेक्शन में एंट्री कैसे हुई और वो इतने लंबे समय तक सीएम कैसे बनी रही, इस चीज पर डिटेल डिस्कशन करें और आपको कई फैक्ट्स बताएं, तो आप ममता दीदी लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। 200 कमेंट आते ही आपको जल्द इस पे वीडियो देखने को मिलेगी। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। सीपीआईएम 1977 से ही वेस्ट बंगाल में अपना जबरदस्त पकड़ बनाकर बैठी हुई थी और सीपीआईएम को बंगाल में हराना हर पार्टी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हालांकि ज्योति बासु का एरा खत्म हो चुका था और अब सीपीआईएम के लीडर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। वही आईएनसी यानी कांग्रेस के लीडर थे प्रणब मुखर्जी, जो बाद में भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वहीं इस इलेक्शन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है टीएमसी, जिसका ऑफिशियल नेम AITC है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, लेकिन अधिकतर लोग इसे टीएमसी बुलाते हैं। हम भी इसे पूरे वीडियो में टीएमसी ही बुलाएंगे, तृणमूल कांग्रेस, जिसकी लीडर थी ममता बनर्जी। नो डाउट बंगाल एक बदलाव चाह रहा था, पर उसमें वक्त था भी। बता दो आपको 2001 में टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ी थी, फिर भी इन दोनों पार्टी को निराशा हाथ लगी। दरअसल टीएमसी 226 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें पहली इलेक्शन में बंगाल में 60 सीटों पर जीत हासिल करती है। वहीं कांग्रेस 60 सीटों पर ही चुनाव में उतरती है, जिसमें से 26 सीटों पर वो जीत हासिल करती है। नतीजा, पूरी यूपीए अलायंस मिलकर भी 294 में से सिर्फ 89 सीटों पर ही बढ़त बना पाती है। वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम एक बार फिर बंगाल जीत लेती है। हालांकि इस बार बहुमत से कम सीट लाती है, मतलब 143 सीट, लेकिन लेफ्ट विंग के अलायंस के साथ मिलकर बहुत ही आसानी से बंगाल में फिर से सरकार बना लेती है, क्योंकि वो 199 सीटों पर अपना दावा पेश कर देती है। वही टीएमसी पहली बार वेस्ट बंगाल की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने आती है और सीपीआईएम की अपोजिशन भी बनती है। वहीं दूसरी तरफ दुखद बात ये रहती है कि बीजेपी लगातार इस बार भी अपना खाता तक नहीं खोल पाती है, क्योंकि लेफ्ट विंग की सरकार के पास काफी अच्छी बहुमत होती है, जिस वजह से इस टर्म को भी बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के लीडरशिप में लेफ्ट विंग और सीपीआईएम आसानी से कंप्लीट कर लेती है बिना किसी उठापटक के। और अब समय आता है 2006 के असेंबली इलेक्शन का। फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले आपको बता दूं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने इस बार कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया था और 2006 का भी इलेक्शन मेजरली 3 पार्टीज के बीच ही हुआ था, सीपीआईएम वर्सेस टीएमसी वर्सेस आईएनसी, और इन तीनों पार्टी के लास्ट लीडर ही कंटिन्यू रहते हैं इस साल भी। इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है और उसका रिजल्ट अनाउंस होता है 11 मई 2006 को। कांग्रेस और उसकी अलायंस यानी यूपीए पिछली बार से भी बुरी तरह मात खाती है, क्योंकि इस बार पूरी यूपीए मिलकर 294 में से सिर्फ 21 यानी 21 सीट ही जीत पाती है। वही टीएमसी भी बीजेपी के साथ मिलकर बहुत बड़ी गलती कर देती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीएमसी का भी पिछली बार से 29 सीट घट जाता है और 2006 के इलेक्शन में टीएमसी सिर्फ 30 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। वही टीएमसी के साथ अलायंस पार्टी
पार्टी इस बार भी अपना खाता नहीं खोल पाती। दोनों अलायंस यूपीए और एनडीए विपक्ष के लायक भी नहीं बचती है। वही सीपीआईएम जबरदस्त प्रदर्शन करती है, यानी 210 में से 176 सीट अपने पक्ष में जीत लेती है। और अगर लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो जिसे लेफ्ट विंग भी कहा जाता है, उसके सभी अलायंस मिलकर 235 सीट पर जीत हासिल करते हैं। और इस जीत के साथ ही सीपीआईएम 3 डिकेड पूरा कर लेती है बंगाल में शासन का, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये इलेक्शन जीतते ही सीपीआईएम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रनिंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाती है, यानी सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार। और इस बार भी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी सीपीआईएम की साइड से सीएम बनते हैं बुद्धादेव भट्टाचार्य जी। और इस बार भी लेफ्ट फ्रंट अपनी सरकार का पूरा 5 साल स्मूथली चला लेती। आपको बता दूं, सीपीआईएम पहली बार 1977 में आई थी और 2011 तक 7 बार लगातार जीत के साथ 34 साल बंगाल में राज कर चुकी थी, यानी किसी भी स्टेट या कंट्री को बनाने के लिए एक लंबा समय तय कर चुकी थी। यानी इसने जो भी शासन किया बंगाल उसको आसानी से नहीं भूल पाएगा, जिसकी एक अपनी स्टोरी है। आप चाहते हैं कि हम इस 34 साल की स्टोरी को डिस्क्राइब करें तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दो कि बंगाल काफी समय से बदलाव उम्मीद कर रहा था। बंगाल के लोग सरकार से त्रस्त हो चुके थे। 2011 भी ये वो समय था जब बंगाल बदलाव की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि लास्ट एक डिकेड में बंगाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो लोगों को पूरी तरह बदलाव की तरफ ले गई। इलेक्शन डेट अनाउंस होती है और रिजल्ट डेट रखा जाता है 10 मई 2011 को। आपको पहले ही बता दूं, इस बार टीएमसी ने बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। उसका कोई आपसी विवाद नहीं था, बस समीकरण था, क्योंकि बंगाल में बीजेपी 2 दशक से एक सीट भी नहीं जीत पा रही थी। पिछले 3 दशक से सरकार रही सीपीआईएम इस बार सिर्फ अपोजिशन बनकर रह जाती है, क्योंकि 2011 में सीपीआईएम ने 210 में से महज 40 सीटों पर ही अपनी बढ़त हासिल की थी, यानी जीत हासिल कर पाई थी। वहीं अगर हम पूरे लेफ्ट फ्रंट का भी टोटल करें तो इसका टोटल 62 सीट ही होता है। वहीं कांग्रेस प्रदीप भट्टाचार्य के लीडरशिप में बैक करती है और 66 में से 42 सीटों पर जीत हासिल करती है। वहीं टीएमसी ममता बनर्जी के लीडरशिप में 34 साल के पावरफुल सरकार को उखाड़ फेंकती है और पूरे बहुमत के साथ 226 में से 180 सीट अपने पक्ष में कर लेती है, जिस वजह से यूपीए 173 सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करती है। और चूंकि टीएमसी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए सबकी सहमति के साथ वेस्ट बंगाल की 8th चीफ मिनिस्टर बनती है ममता बनर्जी, जो पहली बार 20 मई 2011 को वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेती है। वहीं उसी दिन सीपीआईएम और बुद्धादेव भट्टाचार्य का एरा समाप्त होता है। 34 साल का कार्यकाल और बुद्धादेव भट्टाचार्य का भी, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि बुद्धादेव भट्टाचार्य ने भी बंगाल में 10 साल 195 दिनों तक लगातार सीएम पद पे शासन किया था। क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत थी, इसलिए ये सरकार अपना 5 साल प्यार से पूरा कर लेती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, इस इलेक्शन में खुशी की बात ये होती है कि 2 दशक बाद बीजेपी ने भी 2011 में 3 सीट जीतकर अपना खाता खोल लिया था। खैर, इस बार तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब चलते हैं अगले इलेक्शन की तरफ। वक्त आ चुका था 2016 स्टेट असेंबली इलेक्शन। इस वक्त तक टीएमसी बहुत पावरफुल हो चुकी थी, जिसके कारण टीएमसी ने इस इलेक्शन से पहले आईएनसी से भी गठबंधन तोड़ लिया और पूरे 293 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और आपको बता दूं, ये फैसला बहुत सही निकला। एआईटीसी यानी टीएमसी ने सभी पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया और अकेले दम पर 293 में से 211 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। यानी 34 साल बाद ये पहली बार हो रहा था ऐसा, और लगातार दूसरी बार ममता बनर्जी सीएम बनी वेस्ट बंगाल की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 44 सीट जीतकर वेस्ट बंगाल की उस वक्त की सबसे बड़ी विपक्ष बनी। सीपीआईएम सिर्फ 32 सीट जीत पाई। वहीं बीजेपी ने भी इस साल 6 सीट जीत लिया था। आपको बता दूं, सीपीआईएम पिछले 34 सालों में जितनी बार भी जीत हासिल की वो कांग्रेस विचारधारा के अगेंस्ट जाकर ही की है। वो सीपीआईएम और कांग्रेस 2016 में एक साथ चुनाव लड़ते हैं और इस गठबंधन का नाम दिया जाता है महाजोत। ये रहा महाजोत अलायंस की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। हालांकि ये पूरी अलायंस मिलकर भी सिर्फ 77 सीट ही जीत पाती है, क्योंकि इस इलेक्शन में टीएमसी के पास काफी पावरफुल गवर्नमेंट थी। इसलिए टीएमसी 2016 से 2021 तक अपना पूरा टर्म बहुत स्मूथली कंप्लीट कर लेती है। लेकिन समय धीमे धीमे बीतता है और वक्त आता है आज से सेकंड लास्ट इलेक्शन का, जिसे आप और मैंने सबने देखा होगा और कईयों को तो याद भी होगा क्या हुआ था उस इलेक्शन में। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, 2021 के इलेक्शन से पहले बंगाल में हलचल काफी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था अब राजनीति में फिर से फेरबदल होने की संभावना है, और ये भी लग रहा था कि लोगों की उम्मीद अब दूसरी सरकार पे शिफ्ट होने लगी है, क्योंकि रुझान, लोगों की राय, मीडिया सब एक ही तरफ बह रही थी कि इस बार सरकार बदलने वाली है। इसी बीच अनाउंस होता है और वोटिंग के बाद 2 मई 2021 को रिजल्ट डेट रखा जाता है। आप इसे काउंटिंग डेट भी कह सकते हैं। 292 का मतलब ये नहीं है कि इस साल सीट कम हुए थे। दरअसल 2 सीट
पर चुनाव 30 सितंबर 2021 तक शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि इन दोनों असेंबलीज के कैंडिडेट का निधन हो गया था इलेक्शन के बीच में। वैसे जिसने भी 2021 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन देखा होगा उसे याद तो होगा ही कि लास्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी के बीच कितने दंगे भड़के थे। वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं। आपको बता दूं, इस इलेक्शन में पिछली सारी पार्टीज के जमानत जब्त हो जाते हैं जैसे ही रिजल्ट आता है। मतलब नहीं समझे, इस साल सीपीआईएम और कांग्रेस साथ में तो इलेक्शन लड़ती है, पर दोनों पार्टी मिलकर एक सीट भी नहीं जीतती है। 34 साल राज करने वाली सीपीआईएम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और पूरा संयुक्ता मोर्चा, जिसमें आईएनसी, सीपीआईएम और उसके अन्य अलायंस पार्टनर मिलकर 294 में से एक सीट जीत पाते हैं। वहीं 2 दशक से एक सीट नहीं जीतने वाले और टीएमसी इस बार आमने सामने होती है। बीजेपी के लीडर होते हैं दिलीप घोष और उनके लीडरशिप में पहली बार बीजेपी 292 में से 77 सीट्स पर अपनी जीत दर्ज करती है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी बीजेपी की। हालांकि दूसरी तरफ टीएमसी पिछली बार से भी 4 सीट ज्यादा यानी 2021 में 215 सीट पर जीत दर्ज करती है और ममता बनर्जी तीसरी बार लगातार बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनती है। और आपको बता दें, इस टर्म को पूरा करके वो 15 साल तक लगातार बंगाल में शासन करती है एज अ सीएम। और इस टर्म को पूरा होते ही ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सेकेंड लॉन्गेस्ट टर्म तक रूल करने वाली पहली महिला चीफ मिनिस्टर बन जाती है और सबसे लॉन्गेस्ट टर्म एज अ वुमेन चीफ मिनिस्टर भी बन जाती है इन वेस्ट बंगाल। वेल दोस्तों, 2026 का इलेक्शन अनाउंस हो गया है और इस बार बीजेपी के लीडर है शुवेंदु अधिकारी और दूसरी तरफ टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी है। अब देखने वाली बात यह है कि टीएमसी लगातार चौथी बार जीतती है या बीजेपी पहली बार सरकार बनाती है या कांग्रेस वापस आती या सीपीआईएम फिर से वेस्ट बंगाल पर शासन करती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद।